हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे चैप्टर की हम बात करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है मैंने वो चीज़ यहाँ पर लिखी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चन भी कम आता है। तो अगर आपने ये आज तक नहीं पढ़ा है तो मैं ये गारंटी तो दे सकती हूँ कि इसके बाद आपसे कोई भी किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपका सन्नाटा नहीं हो जाएगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। तो ये आपको आपका जो बेस है वो एकदम तैयार कर देगा। उसके बाद मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतनी मुशक्क़त ज़रूर और कर लीजिएगा कि एक बार बुक से इन सारे द्रव्यों को देख लीजिएगा। बस एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं कहती मैं, बस एक बार पढ़ लेना। अगर आपको जो चीज़ लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है बस उसे अपने नोट्स में ये वाले नोट्स के साथ इंक्लूड कर लेना। और अगर आप चाहो और आप इन नोट्स से पढ़ना चाहते हो या अगर आप बुक से पढ़ते हो तो आपको इन नोट्स के फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बुक से पढ़ना अच्छा नहीं लगता या डर लगता है, आपको एक कंसाइज वे में नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप इन नोट्स को प्रिंट आउट करा लेना। और जो भी आप जब बुक पढ़ो उसमें आपको जो भी लाइन ऐसी लगे तो आप उसे राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले रसशास्त्र मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। रस द्रव्य के पर्याय एवं उनका महत्व। रसशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक पर्याय के पीछे एक निश्चित वैज्ञानिक, औषधीय या ऐतिहासिक कारण होता है। ये तो हमें पता ही है कि पर्याय ऐसे ही तो कोई नहीं रख देता, उसके पीछे एक कारण तो होता है। वो कारण क्या हो सकता है? वैज्ञानिक, औषधीय या फिर ऐतिहासिक कारण हो सकता है। पारद का पर्याय क्या होता है? रस, रसेंद्र, महारस, चपल, शिववीर्य, रसराज, और भी बहुत सारे हैं इसके, तो इसमें हमने इतना ही राइट डाउन किया है। रसनात् सर्वधातूनां रस इति अभिधीयते, यानी सभी धातुओं को अपने भीतर आत्मसात, यानी सबको अपने अंदर वो ग्रहण कर लेता है और इसी कारण इसको रस कहते हैं। शिव का वीर्य माने जाने के कारण इसे शिववीर्य कहा जाता है। गंधक की बात करते हैं तो गंधक के पर्याय क्या होता है? गंधकाशम, क्रूर गंध, सुगंधक, पारद स्तुति, गौरी पुष्प, ठीक है। इसका महत्व क्या है? तीव्र गंध होने के कारण इसे क्रूर गंध कहा जाता है। पारद को बद्ध यानी बांधने या स्टेबल करने के कारण इसे पारद स्तुति कहा जाता है, क्योंकि पारद बहुत ज़्यादा क्या होता है? चंचल होता है, तो इसलिए उसे स्टेबल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? गंधक का। कजली बनाने के लिए भी पारद के साथ किसका यूज़ किया जाता है? गंधक का यूज़ किया जाता है। गंधक और पारद आप ऐसा समझ लो ये जन्मों जन्मों के दोस्त हैं, भाई हैं। अभ्रक की बात करते हैं तो इसके पर्याय एग्जामिनर के लिए और वाइवा में पूछे जाने के लिए और जो पेपर सेट करते हैं उन सब के लिए ना ये फेवरेट क्वेश्चन होता है MCQ के लिए, ठीक है। अभ्रक के पर्याय गगन, मेघ, व्योम, अंबर, गिरिजा, बहुपत्र। क्या आपको इसे देख के ये समझ आया है कि इसके पर्याय वो हैं जो आसमान यानी आकाश के पर्याय होते हैं? तो आपने बिल्कुल सही समझा है। अभ्रक के पर्याय आकाश के पर्याय ही होते हैं। जो भी जैसे खे, गगन, आकाश, ये सारे पर्याय अभ्रक के होते हैं, ठीक है। गगन, मेघ, व्योम, अंबर, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, ठीक है। तो अंबर, गिरिजा, बहुपत्र, ये सारे इसके पर्याय होते हैं। महत्व क्या है? आकाश के समान चमकीला और परत, यानी जैसे इन्होंने बहुपत्र बोला है, इसमें अब ये तो नहीं कि इसमें फूल पत्ती उग रहे, नो, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसी के कारण इसे गगन और बहुपत्र कहा जाता है। भस्म परीक्षा की बात करते हैं। वैसे तो मैं आपको सारी भस्म पढ़ा भी चुकी हूँ, रसशास्त्र की जो हमने परिभाषा वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो ये वीडियो आपको और इजी से समझ आ जाएगी, क्योंकि उसमें हमने सारी बातें की हैं। शोधन क्या होता है, मारण क्या होता है, निर्वाप क्या होता है, ढालन क्या होता है। नॉट ओनली बस मैंने उसे पढ़ाया है बट ऑल्सो मैंने वो चीज़ें ट्रिक के साथ और इतना ईजी वे में आपको समझाया है कि आप कभी नहीं भूल पाओगे उसे। तो मैं आपसे
पहले तो ये कहती हूँ कि परिभाषा वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे आने वाले हैं जो मैंने उस परिभाषा वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब आप ये जानते ही हैं, परिभाषा जो चैप्टर का नेम ही है, उसका तो मतलब ही है कि पहले आप ये चैप्टर पढ़ो, उसके बाद बाकी रसशास्त्र आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आप परिभाषा वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। भस्म की परीक्षा मैंने वहाँ पर ही आपको बताई थी, यहाँ पर थोड़ी सी लिखी है क्योंकि सारी तो नहीं लिखी। वहाँ मैंने टोटल आपको 18 भस्म की परीक्षा बताई थी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है और एग्जामिनर का तो फेवरेट टॉपिक होता है। वारीतर क्या होता है? भस्म को, वारी का मतलब जल होता है। आपने इतना याद कर लिया ना कि वारी का मतलब जल होता है, तो आप समझ पाओगे कि भस्म को जल की सतह पर डालने पर वह तैरती रहनी चाहिए, डूबनी नहीं चाहिए। यह भस्म के अत्यधिक सूक्ष्म और न्यून विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम हो जाती है, वो लघु हो जाती है। ये इस चीज़ को ही तो दर्शाता है। अगर कोई चीज़ भारी है सॉरी, अगर कोई चीज़ भारी है तो वो तो पानी के अंदर डूब जाएगी, सतह पर नहीं तैर पाएगी। रेखा पूर्ण की बात करते हैं तो रेखा जो हमारा अंगूठा है और जो हमारी उंगली है, तर्जनी उंगली, इसके बीच जब हम इन्हें रगड़ते हैं तो उंगली जो है, इसमें हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसमें रेखा में चली जाती है, तो इसी को कहा जाता है रेखा पूर्ण। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपुनर्भव। ये याद कर लो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या होता है, हमारे में इतना नहीं पढ़ना होता है, इतना पढ़ लिया सफिशिएंट है। अपुनर्भव की बात करते हैं। भस्म को मित्र पंचक, गुड़, गुगुलू, घृत, मधु और टंकण के साथ मिलाकर जब हम तीव्र अग्नि देते हैं तो उसके बाद भी वे अपने जो उसका धातु रूप है, उसके बाद देखो मैं कैसे बता पा रही हूँ, समझो। अपुनर्भव का मतलब होता है अ मतलब नहीं, पुनर् यानी पहले वाला स्वरूप मेरे को नहीं आ पाता है। अगर आपने कोई भस्म बनाई और आपने उसे मित्र पंचक के साथ अग्नि दे दी और वो वापस से अपने पुराने स्वरूप में आ गया, तो ये अच्छी भस्म नहीं होती है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपने चांदी नहीं, आपने मान लीजिए अभ्रक की भस्म ली है और आपने उसे मित्र पंचक के साथ अग्नि दे दी, तो वो वापस अभ्रक की भस्म से अभ्रक बन जाएगा। अगर बन जाता है तो ये अच्छी भस्म नहीं है, नहीं बनती है और वो भस्म की ही भस्म रहती है। नो चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो भस्म है तो भस्म ही रहती है। तो यही होता है अपुनर्भव, यानी उसका जो मूल धातु रूप है वो उसमें चेंज नहीं होती है। निरुद्ध क्या होता है? भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ गर्म करने पर भी यदि चांदी के वजन में कोई वृद्धि या विकार ना हो तो उसे निरुद्ध कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने उन 30 ड्रग्स की, उन 30 द्रव्य की जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। देखो, पारद के लिए तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पारद इतने से में तो नहीं समेटा जा सकता। पारद अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जिससे 15-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो पारद को आप इतना यहाँ पढ़ो, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा पारद अलग से पढ़ाऊँगी, तो आप इसे देख कर नाराज़ मत होइएगा कि मैंने पारद को छोड़ दिया। नहीं, मैंने पारद को नहीं छोड़ा है और ना ही मैंने आपको छोड़ा है। तो ठीक है, पारद हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। बस यहाँ पर देख लीजिए कि पारद ऊपर से क्या होता है। खनिज पहचान नेटिव मरकरी, सिनाबार और सूत्र इसका Hg होता है। शोध भूखर पर खनिज स्रोत से मिलता है, मुख्य रूप से हिंगुल। बस ये याद कर लो कि हिंगुल से मिलता है। ये तो नहीं पूछेगा ये स्थान कहाँ से मिलता है, वो शिलाजतु का पूछता है, क्योंकि शिलाजतु अलग पहाड़ों से मिलता है। वो मैं आपको बताऊंगी जब शिलाजतु हम पढ़ेंगे। इसके भेद क्या होते हैं? रस, रसेंद्र, सूद, पारद और मिश्रक। ठीक है। ग्राह्य लक्षण क्या होता है? उज्ज्वल, अंतर्नील, बाह्य उज्ज्वल, भारी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब पारद बताऊंगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उसमें एक अंदर से तो वो नीला होना चाहिए और उज्ज्वल का मतलब है उसमें एक प्रकाश होना चाहिए सूर्य की तरह। ठीक है। बाह्य उज्ज्वल, बाहर से भी शाइन करना चाहिए और भारी होना चाहिए। पारद के दोष कितने होते हैं? नैसर्गिक, यौगिक और उपाधि के 3 तरह के दोष होते हैं, जो कि मिला के 12 होते हैं। 3 ये, 2 ये और 7 ये। ठीक है। 3 ये, 2 ये नाग वांग होते हैं, 7 ये भूमिज, गिरिज, वारिज और नागज वंगज। ठीक है।
इसके बाद हम शोधन की बात करते हैं तो पारद को चूने के साथ शोधन किया जाता है। ये चाहो तो आप अभी याद कर लो, लेकिन जब हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब भी याद करेंगे। पारद को चूने के साथ जब हम 3 दिन तक मर्दन करते हैं और फिर लहसुन के साथ और सेंधव लवण डालकर फिर से 3 दिन मर्दन करते हैं और त्रिकटुक को हाथ से धो लेते हैं, उसके बाद उसका शोधन हो जाता है। तो सबसे पहले चूना लो, चूने के साथ 3 दिन मर्दन करो, उसके बाद लहसुन और सेंधव लवण लो, उसके बाद 3 दिन मर्दन करो, उसके बाद त्रिकटु से उसे धो लो यानी प्रक्षालन कर लो। ऐसे हमारा पारद क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मारण की बात करते हैं तो पारद का सीधा मारण नहीं होता है, इसे गंधक के साथ कज्जली बनाकर रस परपटी, रस सिंदूर, कंचन पोटली के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हेमगर्भ पोटली ये वाली सारी है हमारे, ठीक है, ये दोनों भी हैं। भौतिक रसायन परिवर्तन की बात करते हैं तो द्रव रूप विषैला पारद गंधक के साथ मिलकर स्थायी अविषाक्त नैनो पार्टिकल मर्क्यूरिक सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, कुछ नहीं है। मुख्य योग क्या होता है, रस सिंदूर, आनंद, भैरव रस, आरोग्य वर्धिनी वटी। अब आप इसे सोच के खुश ना हो जाएगा कि ये पारद हो गया, ये बहुत छोटा पारद था, ठीक है। लॉन्ग पूरा चैप्टर है इसका, वो हम पढ़ेंगे, बस आप अभी इसी में खुश हो जाइए। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो हमारा मेन द्रव्य आते हैं रस द्रव्य परिचय 1 में। अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक, अभ्रक क्या होता है, बायोटाइट मायका, यानी सिर्फ मायका बोल दो या बायोटाइट। इसका सूत्र क्या होता है, वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से याद कर लेना कि MCQ में आए तो आप टिक लगा के आ जाओ। अब अभ्रक के भेद जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो देखेगा। इसके 4 भेद होते हैं वर्ण के आधार पर। किसके आधार पर, वर्ण के आधार पर। श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। क्या होता है मेरे बच्चों, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। असल में मैं यही वाला जो सीक्वेंस याद रखती हूँ, ऐसा नहीं है, एक मैंने सीक्वेंस अपने माइंड में बना लिया है कि यही सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है, तो वो याद करना थोड़ा इजी होता है। तो आप भी यही सीक्वेंस बनाना, श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। क्या बनाओगे, मेरे साथ 3 बार बोलो, श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण। श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण। श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण। याद हो गया। प्रयोग भेद से कृष्ण अभ्रक ही चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मैं तो यहाँ पर लिख ही दूंगी कि ये MCQ में बहुत पूछा जाता है। कभी आप उल्टे होके गिर जाओ तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे MCQ बनता है कि कौन सा अभ्रक श्रेष्ठ है, तो कृष्ण अभ्रक। अब अग्नि संताप भेद से, ये तो था वर्ण के आधार पर। पिनाक, नाग, पिनाक, मंडूक, वज्र। कितने होते हैं, नाग, इसे मंडूक कहते हैं, ठीक है। नाग, पिनाक, मंडूक। मंडूक मतलब मेंढक की तरह उछल के भाग जाता है, तो दरदुरेज मंडूक। नाग, पिनाक, मंडूक और वज्र। और वज्र अभ्रक अग्नि में डालने पर भी नहीं फटता, अतः यही ग्राही है। अब इसमें से ग्राही कौन सा है, इसमें से ग्राही कौन सा है, वज्र अभ्रक। तो दोनों बातें आपको समझ आ गई है ना मेरे बच्चों। यहाँ पर कौन सा श्रेष्ठ है, कृष्ण, और यहाँ पर अग्नि वाले भेद से कौन सा है, वज्र। ग्राह्य, ग्राह्य और अग्राह्य की बात करते हैं। जो भार युक्त हो, मतलब मेटल जो है, जो भी हमारे द्रव्य है वो भारी होना चाहिए, लगे तो सही कि हाँ कुछ तो है इसमें। अब कोई पतड़े पतड़े बिल्कुल ही मतलब हल्के हल्के ऐसे, ये कोई मेटल की खासियत थोड़ी होती है। मेटल तो वो होते हैं जो वजनदार, एकदम भारी, जिसका रोग हो, है ना। तो भारी युक्त हो, परतों वाला हो, बहुपत्र हमने पढ़ा। अग्नि पर रखने पर फेन ना उगले वह ग्राह्य है, जन यही बात वो कर रहे हैं कि वज्र वाली। शोधन की बात करते हैं तो धान्य अभ्रक निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभ्रक के पत्तों को गर्म करके कांजी या गोमूत्र में 7 बार बुझाएं, ये निर्वाप होता है। मैंने ये आपको परिभाषा वाली वीडियो में बताया था। फिर उसे जूट की बोरी में धान के साथ बांधकर जल में मसलें, जो महीन कण छनकर बाहर आएंगे उन्हें धान्य अभ्रक कहते हैं। समझ नहीं आया होगा ना, मैं आपको समझाती हूँ। देखो ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले अभ्रक, आप अभ्रक को एक कॉपी का पेपर समझो।
अब एक कॉपी का पेपर नहीं है, वो बहुत सारे हैं क्योंकि ये बहुपत्र है। तो अब आपने मान लीजिए 10 पेपर लिए तो 10 पत्र हो गए, तो ऐसे अभ्रक को क्या कहा जाता है? बहुपत्र, क्योंकि उसमें बहुत सारे पत्र यानी लेयर्स होती हैं। तो आपने 10 पेपर लिए और उन 10 पेपर को आपने अग्नि पे तपा दिया, ठीक है, अग्नि पे गर्म कर लिया। अब ऐसा पेपर तो जल जाएगा, लेकिन आप उसे समझो कि वो एक लोहे की तरह है, तो वो जला नहीं है, वो गर्म हो गया, रेड हॉट हो गया। अब उसके बाद हमने उन्हें क्या किया, कांजी में या गोमूत्र में 7 बार गर्म कर करके ऐसे ही 7 बार उस गोमूत्र के कांजी में बुझा दिया डाल के। तो इस तरह 7 बार करने पर आपका अभ्रक क्या हो जाता है? शोधन उसका हो जाता है। अब ये बात कर रहे हैं कि धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे होता है। अब जो आपने शोधन किया है अभ्रक, वो तो सॉफ्ट तो हो ही गया क्योंकि आप किसी चीज़ को इतना गर्म कर रहे हो, रेड हॉट कर रहे हो और उसके बाद उसे तपा रहे हो, शोधन हो गया और वो सॉफ्ट भी हो गया उसकी प्रकृति। तो आपने फिर क्या किया कि अभ्रक को और उसके साथ आपने धान लिया है, ठीक है, उसे बोरी में बंद कर दिया उन दोनों को। अब क्या करेंगे, उन्हें 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक। अब उन 3 दिन के बाद क्या करेंगे, आप जो बोरी है उसे हल्के हल्के मसलेंगे, राइट, रब करेंगे, ताकि जो हमारे अभ्रक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उस बोरी के जो छिद्र हैं, सूक्ष्म छिद्र हैं, उनसे बाहर आ जाए और धान ना आए, सिर्फ अभ्रक उस बोरी से बाहर आ जाए। और फिर हम उस बोरी को उस पानी से निकाल लेंगे और उसके बाद हम अभ्रक को प्राप्त कर लेंगे। समझ आ जाएगा। अब मारण की बात करते हैं। धान्य अभ्रक को कास्मर्द या मुस्तस्वरस के साथ भावना देकर गजपुट में फूंकते हैं। उत्तम भस्म के लिए न्यूनतम 10 से लेकर 100 या 1000 पुट यानी कि सहस्त्र पुटी या शत पुटी दिए जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको। मारण की तो सबकी प्रक्रिया वही है, बस आपको इसमें याद रखना है कास्मर्द। अब याद कैसे करोगे वो हम कराते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ याद करोगे कैसे। अभ्रक यहाँ लिखती हूँ, अभ्रक ऐसे लिखते हो ना, तो अभ्रक से का से आ जाएगा कास्मर्द स्वरस। कहाँ गया ये रहा, कास्मर्द स्वरस। अभ्रक क्या हो जाएगा, कास्मर्द स्वरस। गजपुट देंगे और इसमें क्या होता है, शतपुटी या सहस्त्रपुटी। शत मतलब 100 पुट दो या फिर 1000 पुट दो, ये उत्तम भस्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तापमान का महत्व क्या होता है, अभ्रक के सिलिकेट सिलिकेट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए गजपुट 800 से 900 डिग्री सेल्सियस का स्थिर तापमान अनिवार्य है। कम ताप पर अभ्रक लोचन समाप्त नहीं होती, जो शरीर के लिए हानिकारक है। इसमें सिर्फ आपको इतना याद करना है, ये मैंने आपने अगर परिभाषा वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था भस्म निश्चंद्र होनी चाहिए। तो अगर आपने इसका टेम्परेचर 800 से 900 नहीं रखा है तो क्या हो जाएगा, जो उसकी चमक है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगी, और समाप्त नहीं होगी तो आपकी भस्म निश्चंद्र नहीं बनेगी, जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होती है। मुख्य योग लक्ष्मी विरास रस, अभ्रक भस्म, आरोग्यवर्धिनी वटी, बहुत सारे अभ्रक के तो बहुत सारे आपको मुख्य योग मिल जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको अभ्रक समझ आ गया है, ठीक है, और अगर नहीं आया है तो एक बार आप इसे वापस से पढ़ लो कि ये क्या बोल रहे हैं। और आपको कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है ना कि आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि अब अगर वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो मैं आपको कमेंट में बता दूं तो मैं आपको कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अगर वो ऐसा कोई टॉपिक होता है जिसे समझाने के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़े दूसरी, तो ठीक है, मैं आपको वीडियो के थ्रू वो बात समझा दूंगी। लेकिन आप बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या समझ नहीं आता है, ठीक है, और समझ आता है तो भी बताइएगा, क्योंकि उससे अच्छा लगता है जब हम कोई मेहनत करते हैं और उसका हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप हमें बताइएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, यही तो मेरा उद्देश्य है, ठीक है। मार्कशीट को क्या कहते हैं, चाल्कोपाइराइट।
खनिज की पहचान कॉपर पायराइट एंड चाल्कोपाइराइट। हाँ बच्चों, मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, ये जो 30 ड्रग्स मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ये मस्ट टू नो वाली ड्रग्स हैं, ठीक है, MK वाली है, मस्ट नो वाली ड्रग्स हैं। यानी ये 30 ड्रग्स जो हैं इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 80% हैं। बाकी जो डिज़ायर टू नो है और नाइस टू नो है, इनके चांसेस कम होते हैं। लेकिन आपको पता ही है हमारा जो NCISM वाला सिलेबस है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हम कह नहीं सकते कि मस्ट टू नो वाले से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि क्वेश्चन मस्ट टू नो वाले का जो वेटेज है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर टू नो एंड नाइस टू नो। तो मैं पहले आपसे कहती हूँ कि मस्ट टू नो वाले ड्रग्स को ऐसे अच्छे से याद कर लो कि कोई आपसे नींद में उठा के भी पूछे तो आप बता दो। नाइस टू नो एंड डिज़ायर टू नो में आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपको पढ़ा दूँ, और अगर मैं पढ़ा भी नहीं पाती तो मैं आपको नोट्स ज़रूर दे दूँगी इसके, ठीक है। तो मेरा आज फोकस बस मस्ट टू नो वाले पे है, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं और ये बच्चों को भारी लगता है। तो पहले तो मेरा मस्ट टू नो वाला कवर करना है, बाकी का मैं देखती हूँ बाद में कि कैसे आपको वो समझाया जा सकता है ईजी तरीके से, कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बिकॉज दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डिज़ायर टू नो एंड नाइस टू नो की कैटेगरी में वो है। मार्कशीट का खनिज पहचान कॉपर पायराइट चाल्कोपाइराइट, ये याद कर लेंगे, CuFeS2 इसका सूत्र है। पर्याय की बात करें तो मार्कशीट, ताप्य, मधु धातु और हेम मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, ये पर्याय याद कर लीजिएगा। इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट यानी रौप्य मार्कशीट। गोल्डन यानी जो सोने के जैसा होता है और जो चांदी के जैसा श्वेत होता है। ग्राह्य क्या होता है, जो दिखने में स्वर्ण की आभा लिए हो, कोण युक्त हो और भारी हो, ठीक है। ये क्या स्वर्ण मार्कशीट की पहचान है। स्वर्ण मार्कशीट के लिए इन्होंने क्या कहा है, स्वर्ण की आभा लिए हो, कोण युक्त हो और भारी हो। एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा कोण के लिए डिफरेंस है, मैं बुक में देख लेती हूँ, इसलिए मैं बुक पास रख के बैठी थी कि कोई ऐसी चीज़ आएगी, क्योंकि नोट्स में जो पूरी चीज़ नहीं लिखी होती है, देखो सारी चीज़ हम नोट्स में नहीं कवर कर पाते हैं, क्योंकि नोट्स हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए कि ज़्यादा उन्हें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रौप्य मार्कशीट होता है, ग्राह्य रौप्य मार्कशीट, वो कोण रहित होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे काट देती हूँ सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट। स्वर्ण मार्क, अच्छा MB लिख देती हूँ, स्वर्ण मार्कशीट और रजत मार्कशीट। जो स्वर्ण मार्कशीट होता है ना बच्चों, वो कोण रहित होता है। वो क्या होता है, कोण रहित होता है। स्वर्ण मार्कशीट क्या होता है, कोण रहित होता है। और जो ग्राह्य रौप्य मार्कशीट होता है वो कोण युक्त होता है, यानी रौप्य मार्कशीट में कोण होता है और स्वर्ण मार्कशीट में कोण नहीं होता। तो ये चीज़ याद करेंगे, ये आई थी एग्जाम में। अब इसके शोधन की बात करते हैं तो मातुलुंग यानी नींबू स्वरस, मातुलुंग नींबू स्वरस बोलते हैं, या एरंड तेल के साथ लोह पात्र में डालकर तीव्र अग्नि पर तब तक भर्जन करते हैं जब तक कि वह रक्त वर्ण का ना हो जाए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्कशीट का कैसे करते हैं वही बात है, मैं से मार्कशीट, मैं से मातुलुंग स्वरस, ठीक है। तो मातुलुंग स्वरस या एरंड तेल के साथ लोह पात्र में डालकर तीव्र अग्नि पर तब तक भुना जाता है जब तक कि वह रक्त वर्ण का ना हो जाए। बहुत इजी इसका शोधन था। मारण की बात करते हैं तो शुद्ध मार्कशीट को गंधक और नींबू रस के साथ खरल पर टिकिया यानी चक्रिका बनाएं, श्राव संपुट कर 12 पुट में मारण करें। इसके लिए कौन सा इन्होंने द्रव्य बताया है, गंधक और नींबू रस के साथ, ठीक है। ये याद कर लेंगे, मैं अंडरलाइन कर दूं, गंधक और नींबू रस के साथ इसका क्या 12 पुट में इसे कर लेंगे, मारण इसका हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन CuFeS2 भर्जन और मारण के बाद इतना नहीं याद करना होता है, ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं आती है। मुख्य योग क्या है चंद्र प्रभावटी होती है।
अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट शिलाजीत। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और ये आ भी सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनरल पिच बिटुमिन एक्सुडेट कहते हैं, क्या है ये, इसका स्रोत क्या है। ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण तीव्र उसकी किरणें होती हैं तो उसके ताप से पिघलकर पर्वत की चट्टानों से निकलने वाला जो स्राव होता है उसे शिलाजतु कहते हैं। शिला का तो मतलब ही पहाड़ से है, तो शिलाजतु क्या होता है, एस्फाल्टम पंजाबिनम। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम। ये एक प्लांट है, ये प्लांट पहाड़ों पे होता है और गर्मी की वजह से उसका जो स्राव निकलता है उसे कहा जाता है। भेद क्या होता है, स्वर्ण रजक ताम्र और लौह गर्भ चिकित्सा में लौह शिलाजीत सर्वश्रेष्ठ है, याद कर लेंगे इसे। परीक्षा की बात करें तो असली शिलाजीत जो होता है अग्नि पर डालने पर लिंग के आकार यानी इलोंगेटेड ट्यूब में बिना धुएं के फूलता है। सबसे पहले लिंग का आकार होता है और बिना धुएं के फूलता है। जल में डालने पर बिना घुले, जल में जब डालते हैं तो बिना घुले धागे की तरह नीचे बैठ जाता है। समझ आ रहा है कि शिलाजीत में 3 इन्होंने बातें बताई। एक तो लिंग का आकार यानी इलोंगेटेड ट्यूब हो जाता है, बिना धुएं के फूलता है, और जब उसे जल में डालते हैं तो बिना घुले धागे की तरह नीचे बैठ जाता है। शोधन की बात करते हैं तो सूर्यतापी और अग्नितापी विधि होती है। अशुद्ध शिलाजीत को गर्म जल या फिर त्रिफला क्वाथ में घोलकर छान लें। ठीक है, यानी आपका शिलाजीत था, आपने इसमें क्या रखा, त्रिफला रखा, इसमें आपने घोला और छान लिया, तो अब आपको जो मिला वो छान लिया आपने। फिर उस जल को सूर्य की तीव्र धूप से, अब क्या करना है, छान लिया तो उसमें कुछ पानी का अंश होगा, तो अब उस जल को आप सूर्य की धूप में रख दोगे और उससे वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ऊपर जो मलाई जम जाती है उसे पृथक कर लें, यही शुद्ध शिलाजीत है। ये तो सूर्यतापी विधि थी। अग्नितापी, जब आप उसे अग्नि पर रख कर पकाते हो और उसका पानी को खुशक करते हो तो ये हो जाता है अग्नितापी विधि। शोधन का भौतिक रासायनिक कारण, इस विधि से शिलाजीत में उपस्थित अघुलनशील बालू, मिट्टी के कण और भारी अकार्बनिक अशुद्धि नीचे बैठ जाती है। मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो अब इसमें जो फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड होता है वो ऊपर आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर के। बताइए शिलाजतु में क्या एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन उसमें होता है, फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे अंडरलाइन ही कर देती हूँ। याद कर लेंगे आप इसे, ठीक है। इसमें अपडेट में क्या कह रहे हैं कि आधुनिक फुल्विक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, न्यू टॉपिक है, यानी मेधीय रसायन की तरह काम करता है। और अल्जाइमर डिसीज उस मूवी में था ना, सैयारा में, आई थिंक सैयारा में ही था। अब इसके योग क्या होता है, शिलाजीत रसायन, शिवारी टीका, पता नहीं ये क्या है, बाकी और भी आपको रसायन मिलेंगे जब आप सेकेंड पेपर में पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं गंधक की, जिसका सूत्र है एस नेटिव सल्फर, बेचारा अकेला सल्फर रहता है। इसके 4 प्रकार के भेद होते हैं। शुक पिच यानी पीला जो कि सर्वश्रेष्ठ है, आम्लसार पारदर्शी पीला, कुक्कुट अंडवत और कृष्ण वर्ण। ठीक है, इसमें दोष कौन कौन से होते हैं, शिलाचूर्ण यानी पत्थर की चूर्ण मिक्स हो जाती है, विषैले तत्व होते हैं, या फिर फिजिकल अशुद्धियाँ यानी फिजिकल इम्प्योरिटीज इसमें रहती हैं। इसका शोधन कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पात्र में जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ईजी है, तो गंधक वैसे इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। गंधक है, शिलाजतु है, अभ्रक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट आते हैं। एक पात्र में दूध भरेंगे और उस पर कपड़ा बांध दें। कैसे, ये आपने पात्र लिया, ठीक है, और इसके ऊपर ये कपड़ा बांध दिया। ठीक है, कपड़े पर गंधक चूर्ण रखकर ऊपर से घृत लेपित श्राव से ढक दें। क्या करेंगे आप, कपड़े पर क्या रख देंगे, गंधक का चूर्ण रख देंगे और उसके ऊपर से घृत का जिस श्राव पर लेप किया वो ढक देंगे। ठीक है, चारों ओर से
उपले रखकर अग्नि दें। अब क्या करेंगे, चारों ओर से अग्नि दे देंगे जिससे गंधक पिघलकर कपड़े से छनकर नीचे दूध में गिर जाता है। इसे निकाल कर गर्म जल से धो लें। इस तरह से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तापमान का महत्व क्या है, गंधक का मेल्टिंग पॉइंट 11.5 है, 115.2 है। यदि तापमान इससे अधिक हो गया तो गंधक गंधक जलता बहुत जल्दी है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर आपने इसका तापमान 115 से ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, गंधक जल जाएगा और SO2 गैस बनकर उड़ जाएगा। अतः इसका पाक मंद अग्नि पर करना चाहिए। ये यहाँ पर पूछा जाता है, MCQ में आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि बताइए गंधक को कौन सी अग्नि पर पाक करते हैं, मंद अग्नि, मध्यम अग्नि या फिर तीव्र अग्नि। तो आप एग्जाम में क्या लिख के आओगे, मंद अग्नि, ठीक है। मुख्य योग गंधक रसायन, कज्जली, रस सिंदूर, बहुत सारे, ठीक है, रस परपटी और हेम गर्भ पोती, बहुत सारी इसके तो फॉर्मुलेशंस हैं। गैरिक की बात करते हैं, गंधक से कम इम्पोर्टेंट है। गंधक और गैरिक मैंने आपको पढ़ाया था, गंधक और गैरिक मैंने आपको उधर भी पढ़ाया था, रस 2 में, ठीक है। इसमें हमने गुडूची सिंगल हर्बल ड्रग में पढ़ा था हमने, ठीक है। गैरिक क्या होता है, रेड ओकर हेमाटाइट टाइप क्ले होता है। इसका सूत्र याद करना इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 एंड H2ON, जितना भी H2O है। भेद पाषाण गैरिक होता है और स्वर्ण गैरिक होता है, भेद याद करना इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा में हम स्वर्ण गैरिक को ग्राह्य मतलब जो चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है वो स्वर्ण गैरिक है, पाषाण गैरिक नहीं है। शोधन की बात करते हैं तो गैरिक को महीन पीस कर गोग्रत के साथ मंद आंच पर लौ कढ़ाई में भून लें, यानी भर्जन करने पर जो गंधक है वो गैरिक है वो क्या हो जाता है शुद्ध हो जाता है। आज मैंने चावल खा लिए हैं सुबह नाश्ते में एंड मेरा इतना ज़्यादा गले में कफ बन रहा है, गला ही साफ करना पड़ रहा है बार बार। फिर अभी मैं चाय बना के पीऊँ, अब भी आराम नहीं मिल रहा। परिवर्तन क्या होता है, भर्जन से गैरिक में मौजूद अतिरिक्त नमी, भर्जन क्यों करते हैं, जो उसमें H2O है वो निकल जाता है और Fe2O3 शरीर में अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के लिए सुपाच्य यानी इजी टू एब्जॉर्ब हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। मुख्य योग सूत शेखर रस, कामदुदा रस, ये भी आपको बहुत सारे उसमें मिल जाएगा जब आप रस 2 में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, तब हम याद कर लेंगे। कांक्षी की बात करते हैं, एलम यानी पोटैश एलम, इसका ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे, KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O। पर्याय क्या होता है, स्फटिका, तुवरी, सौराष्ट्री, सौराष्ट्री याद करना इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार होते हैं इसके, फुल्लिका और पार्वती का, इंपॉर्टेंट है याद करना, इसे भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांक्षी आता नहीं है लेकिन इससे MCQ बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शोधन, कांक्षी को लौह पात्र में रखकर गरम करें, ठीक है, लौह पात्र में रखा और गरम करा, वह अपने ही क्रिस्टल जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पिघलकर उबलने लगती है। जब सारा जल वाष्पीकृत हो जाए तो सफ़ेद रंग का हल्का फूला हुआ चूर्ण शेष बचता है जिसे स्फटिक भस्म यानी लैपिस एलम कहते हैं। देखो ये वाला प्रैक्टिकल मैंने किया है मेरे कॉलेज में, तो हमारे यहाँ त्रिफलकवात बनाया गया था, तो बहुत सारे गंधक का शोधन भी मेरे कॉलेज में हुआ था। कांक्षी वाला मेरा था, तो सर ने ग्रुप बनाए थे 3-3, 4-4 बच्चों के, और अलग अलग सबको स्फटिक का शोधन, किसी को नवसादर का, सबका अलग अलग था, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा शोधन तो यही था। तो इसमें हमने क्या किया, लोहे की जिस पे हम पराठे बनाते हैं वो हम लोहे का पैन लेके गए थे, उसमें हमने जैसी ये डाली तो ये पानी सी हो गई। इतना पानी पानी नहीं होता, हाँ थोड़ा सा वो मेल्ट होता है, फिर उसे थोड़ा झाग बनते हैं उसमें, वो फूलती है। उसके बाद हम उसे चम्मच से चलाते रहे, वो चिपकती भी थी, चम्मच से चलाते और फिर सब जल जब उड़ गया उसके बाद जो चूर्ण बचता है, चूर्ण तो नहीं बचता, वो पूरा मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, पपड़ी सी बन जाती है एक, वो बचता है, फिर उसे चूर्ण कर लो फल में डाल के और उससे क्या होता है, स्फटिक भस्म बन जाती है। ऑल्दो आपको पता ही है ये जो होती है फिटकरी होती है ना, आपको पता है फिटकरी होती है पोटैश एलम, फिटकरी को फेस पर लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है और उसके साथ साथ फिटकरी का सेवन भी करना चाहिए, ठीक है। भस्म का सेवन अच्छा होता है बॉडी के लिए,
तो फिटकरी का सेवन ऐसे ही नहीं किया जाता, उसका भस्म बनाकर किया जाता है। और दो कुछ ऐसे होते हैं जो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उन्हें फिटकरी फेस पर सूट नहीं करती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि पहले इसे इस तरह से इसकी भस्म बना लो और उसके बाद उसे फेस पर पेस्ट की तरह अप्लाई करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए स्किन केयर का ज्ञान था। इससे रिलेटेड मुखेयोकाक्षी भस्म और पुष्यानुक चूर्ण। पुष्यानुक चूर्ण इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप इतना भी इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसमें बहुत सारे वैसे तो पुष्यानुक यानी पुष्य नक्षत्र में इसका जो ग्रहण किया जाता है, चलो इतना क्या ही बताना, बस इतना आप याद कर लेंगे। हड़ताल की बात करते हैं तो हड़ताल क्या होता है, AS2 S3 ये याद करना है। इसके पर्याय, इसका पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। हरिताल, मल्लज, ताल, नटभूषण, ठीक है। भेद दो प्रकार, पत्र हड़ताल और पिंड हड़ताल। पत्र मतलब पर्तों वाला, जैसे हमने अभ्रक की बात की थी। पिंड मतलब पिंड रूप जो घन हो, हीन वीर्य वाला, ये उत्तम होता है। ग्राह्य क्या है, जो सोने की तरह चमकीला हो, पतली परतों वाला हो, यानी पत्र हड़ताल, और वो जो सोने की तरह चमक रहा हो। शोधन की बात करते हैं तो हड़ताल के छोटे टुकड़े कर पोटली बना लें, ठीक है, फिर इसे दोला यंत्र में चूने के पानी में या कुष्मांड स्वरस में डुबोकर 3 दिन तक मंद आग्नि पर स्वेदन करें। मोस्टली दोला यंत्र में तो मंद आग्नि पर ही पाक किया जाता है, तो इस चीज को भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। मंद आंच, ये वाला कलर सही नहीं है, मंद आंच पर पाक करते हैं। तो शोधन कैसे करते हैं, दोला यंत्र में। किससे करते हैं, लाइम वाटर या फिर कुष्मांड स्वरस। इसके बाद मारण व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, शुद्ध हड़ताल को पलाश मूल क्वाथ के साथ, इसे भी मैं अंडरलाइन करती हूँ, पलाश मूल क्वाथ के साथ भावना देकर सुखाएं, फिर इसे पुनर्नवा क्वाथ के साथ 12 घंटे मर्दन कर चक्रिका बनाएं। इसे संपुट कर बालू का यंत्र में, कौन से यंत्र में, बालू का यंत्र में मध्यम, देखो दोला यंत्र में मोस्टली मंद अग्नि चलती है और बालू का यंत्र में पहले मंद फिर मध्यम फिर तीव्र अग्नि क्रम से दी जाती है, और इसके स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जब मैं आपको पारद वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। इसे फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और फिर से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम ये पारद में पढ़ेंगे समीर पन्नाग्रस और ताल सिंदूर, ठीक है। मनशिला की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, AS2 S3 था, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखेंगे। मनशिला के पर्याय क्या होता है, कुंती, शिला, नागमाता, मनोगुप्ता, याद कर लेंगे एक बार इन्हें। इसके भेद श्यामा यानी कृष्ण, ये क्या लिखा है, 1 मिनट रुको मैं इस बुक में देखती हूँ। तो ये होते हैं कर्णवीरका और खंडाख्य, ठीक है। क्या होते हैं ये, कर्णवीरका और खंडाख्य और श्यामा, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है, खंडाख्य श्रेष्ठ होता है। इसमें अब शोधन की बात करते हैं तो मनशिला चूर्ण को अगस्त्य पत्र स्वरस, वेरी इंपॉर्टेंट, और अदरक स्वरस, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद करना, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, तो मैं इसे करती हूँ अंडरलाइन, ठीक है। अगस्त्य स्वरस और या फिर अदरक स्वरस, ठीक है, ऐसे अगस्त्य ऐसे अदरक स्वरस के साथ 7 दिन तक लगातार भावना करें। परिवर्तन क्या होता है देख लीजिएगा, योग श्वास कुठार रस में इसे यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जब आप श्वास कुठार रस मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आपको ये याद हो जाएगा। कम पिल्लक की बात करते हैं, मैल लोटस फिलिपेंसिस, ये द्रव्य गुण में आप याद करोगे ना, ठीक है। वनस्पति की एक पेड़ है। क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि बताइए, आपको MCQ, ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वो 4 नाम दे देगा, बताओ इसमें से कौन सा वो है जो मेटल नहीं है, जो कि एक प्लांट है, तो कम पिल्लक, मैल लोटस फिलिपेंसिस। वानस्पतिक पहचान क्या है, ये एकमात्र वनस्पतिक द्रव्य है जो इस श्रेणी में खनिज सदृश यानी रक्त रेणु होने के कारण परिगणित है। इसके फल के ऊपर का लाल रजोनुमा पाउडर प्रयोग होता है, ठीक है। क्या प्रयोग होता है, पाउडर रेड कलर का। पहचान व मिलावट क्या होता है इसमें, ईंट का चूर्ण, क्योंकि स्टिक का चूर्ण भी क्या होता है, रेड कलर का होता है, या फिर लाल मिट्टी मिलाई जाती है। असली कम पिल्लक जल पर तैरता है और अग्नि पर डालने पर तुरंत भभक कर जल जाता है, क्योंकि ईंट का चूर्ण तो नहीं जलेगा, ना ही वो पानी में तैरेगा। तो असली कम पिल्लक क्या होता है, इसे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ।
असली कंपिलक जो है वो जल में तैरता है और अग्नि पे डालने पर तुरंत जल जाता है। शोधन क्या है, इसे जल में डालकर हिलाएं, शुद्ध कंपिलक जल के ऊपर तैरने लगेगा तथा मिट्टी और ईंट का जो चूरा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। ऊपर तैरते भाग को छानकर सुखा लें। इसका क्या है, क्रमिघ्न है और विरेचक होता है। ठीक है, कैसे कंपिलक कैसे क्रमिघ्न होता है। नवसादर की बात करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की, जिसका सूत्र क्या है, NH4Cl है। स्रोत ज्वालामुखी क्षेत्रों से या फिर करीर पीलू वृक्ष की भस्म से निर्मित होता है। मोस्टली याद कर लोगे कि ज्वालामुखी क्षेत्र से इसे प्राप्त किया जाता है। शोधन की बात करते हैं तो नवसादर को जल में घोलकर छान लें और फिर सुखा लें, अथवा इसे डमरू यंत्र यानी दोला यंत्र नहीं, डमरू यंत्र ऐसा होता है, ठीक है, डमरू यंत्र में रखकर नीचे से अग्नि दे, ठीक वैसे ही जैसे वो होता है पातन। ठीक है, नवसादर वाष्पी वो जो वेपोराइज होकर ऊपर के पात्र के तल में शुद्ध रूप से जम जाता है। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं पारद पढ़ाऊंगी। ये इस तरह से होता है और फिर इसे जब हम इसमें रखते हैं नीचे तो ये ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाकर जो ऊपर वाले पात्र का जो है तल उससे जाके चिपक जाता है। यहाँ पर ये चिपक जाएगा और ये दूसरा वाला पात्र है। ठीक है, हम आपको बताएंगे तो तब ये आपको यंत्र के साथ सब समझ आ जाएगा। नवसादर कल्प, हिंगुल वेरी इंपॉर्टेंट। हिंगुल क्या होता है, खनिज सिनाबार HGS। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि पारद का स्रोत है। पर्याय क्या है, रस रक्त, चित्रंग, हंसपाद। इसके 3 भेद होते हैं, चरमार, शूपतुंड और हंसपाद। ठीक है, याद कर लेंगे। शोधन क्या होता है, हिंगुल को पीसकर यानी बारीक पीसकर मेष दुग्ध यानी ईव्स मिल्क या नींबू सरस के साथ 7 बार भावना दें। पारद का निष्कासन कैसे करते हैं, हिंगुल से पारद निकालने के लिए इसके चूर्ण को नींबू रस के साथ पीसकर पातन यंत्र यानी डिस्टिलेशन एपरेटस में रखकर, पातन यंत्र जो मैं अभी बता रही थी डमरू वाला और पातन यंत्र दोनों का जो फंक्शन है, प्रिंसिपल है, वो सेम है। इससे गंधक पृथक होकर ऑक्सीजन, ये आपको पारद से समझ आ जाएगा। आनंद भैरव रस, हिंगुलेश्वर रस। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, मंडूर, ठीक है, वंग, नाग, यशद, ये सारे क्या आ जाते हैं आपके धातु। मुक्ता, प्रवाल, वज्र, कपर्द, शुक्ति, शंख, ये आपके कैल्शियम वाले आ गए। गोदंती, समुद्र फेन, कुक्कुटांड, त्वक, टंकणसार। ठीक है, ये 30 हो गए। चलिए देखो, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ जो ये धातु है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धातु वर्ग में ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप एक बार बुक से ज़रूर इसे पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर्ण की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, नेटिव गोल्ड। इसका सूत्र क्या है, AU है। भेद इसके होता है प्राकृत, सहज, वही संभव, खनि संभव और रस विद्ध। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। शोधन की बात करते हैं तो स्वर्ण के पतले पत्रों के यही जो गोल्ड के पत्र होते हैं लाल गर्भ करके यानी रेड हॉट करके क्रमशः तेले तकरे गवे मूत्र आर नाले वाला जो श्लोक है उसे 3 नहीं 7 बार बुझाया जाता है। तेले तकरे गवे मूत्र आर नाले क्रमात् निषेचन द्रावे द्रावे तुम सप्तधा यानी 7 बार बुझाया जाता है। ये चीज इसमें गलत लिखी है, 7 बार बुझाया जाता है। विशेष रूप से पत्रों के संदर्भ में नींबू रस लगाकर गर्म करें। यानी हमने ये एक उसमें क्या भर के रख दिया है कि एक में तेल, एक में तक्र, एक में कांजी। तो सबसे पहले रेड हॉट करेंगे सोने को, फिर इसमें डालेंगे, फिर इसमें ऐसे ही हमें 7 बार करना है। मारण के लिए क्या करना है, शुद्ध स्वर्ण पत्रों के साथ संभाग में शुद्ध पारद की कज्जली बनाएं। इसमें नींबू रस की भावना देकर चक्रिका बनाएं, शराब संपुट कर। ठीक है, ये हो जाएगा। अनुसंधान व रासायनिक परिवर्तन के पश्चात स्वर्ण भस्म पूरी तरह से, ये याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना कि जो भस्म होती है जब वो इतनी अच्छी बनती है तो वो रस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और मेघदीय और इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे एक्शंस बॉडी में करती है। इसमें क्या आ जाएगा,
स्वर्ण वसंत मालती रस, स्वर्ण भस्म, बृहत वात चिंतामणि रस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही आप ये देख सकते हो रजत को, ऐसे ही ताम्र को देख सकते हो। ताम्र में कुछ बताना नहीं है क्योंकि ये सब सेम चीज़ें फॉलो करते हैं, सबका शोधन सेम है। ठीक है, सबका सेम शोधन है। रजत, ताम्र, ताम्र में आपको क्या याद करना है मैं आपको बता देती हूँ। ताम्र में जो आपको याद करना है ना, ये आपको अमृतीकरण होता है। इसमें अमृतीकरण क्या होता है ये मैंने आपको परिभाषा में बताया है। अमृतीकरण एक तो अभ्रक का होता है, ताम्र का होता है। लौह, लौह के ये प्रकार याद कर लेंगे। मैं आपको अब इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ। कांत लौह क्या होता है, बेस्ट होता है। ये वाली चीज़ें याद करनी है, बाकी सारी चीज़ें ये वाली चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, शुद्ध लौह के चूर्ण को त्रिफला हाथ के साथ मिलाकर सूर्य की धूप में सुखाना क्या होता है, भानुपाक। भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य ही होता है। स्थाली पाक क्या होता है, लौह चूर्ण को मिट्टी के बर्तन में त्रिफला हाथ के साथ तीव्र आंच पर गर्म करना, यानी ये एक लौह मिट्टी के बर्तन में पाक करना स्थाली पाक है। पुट पाक का तो हमें पता ही है कि इसमें क्या होता है, गजपुट दिया जाता है। ठीक है, मुख्य योग नवायस्लो धातुलो लो आसव। मंडूर की बात करते हैं तो आयरन रस्ट। इसमें आपको क्या याद करना है, ये देखिए इजीली एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, वंग की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, खुरक और मिश्रक है। और क्या याद करेंगे आप वंग में, वंग का मारण, अपमार क्षार, अश्वत्थ त्वचा चूर्ण। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। मारण के सबके द्रव्य और शोधन के सबके द्रव्य तो याद आपको होने ही चाहिए। इसे आप कोशिश करना कि इन 30 के 30 को एक टेबल के फॉर्म में बनाकर याद कर लो। शोधन कैसे होता है, वंग कैसे होता है, ठीक है, शोधन तो सबका सेम ही है सारे धातुओं का। ठीक है, ये सामान्य शोधन है, विशेष वाला जो है वो सबका अलग अलग है, वो आप एक बार बुक से देख लेना क्योंकि ये नोट्स बहुत कंसाइज्ड है शॉर्ट में। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। यशद, यशद में क्या है, यशद में फिर से अपमार क्षार है। मुक्ता, चलो मैं आपको मुक्ता पढ़ा देती हूँ, फिर बाकी सारे रत्न कर लेंगे। मुक्ता क्या होता है, पर्ल, नेचुरल पर्ल। इसका क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम वाले हैं। शोध क्या, ऑयस्टर के गर्भ से मिलता है, ये हमें पता ही है। ग्राह्य जो गोल हो, स्निग्ध हो, स्वच्छ हो और रश्मि युक्त हो। ठीक है, शोधन कैसे होता है, पोटली में बांधकर, वेरी इंपॉर्टेंट। जयंती स्वरस या फिर नींबू स्वरस दोला यंत्र में 3 घंटे स्वेदन करने से ये क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मारण या पिष्टि, मुक्ता का मारण, मोस्टली जो रतन है ना इनका मारण नहीं होता, इनकी पिष्टि ही बनती है। क्यों, गुलाब जल किसके साथ बनती है, गुलाब जल के साथ 12 दिन तक लगा, सूक्ष्म चूर्ण ना बन जाए, है ना, सूक्ष्म चोट बनानी होती है। वो ऐसा होता है ना कि जो मारण होता है ना उससे हमारे जो भस्म होती है वो तीक्ष्ण हो जाती है, तो हम रत्न को शीत वीर्य ही रखने के लिए इनकी पिष्टि बनाई जाती है, भस्म नहीं। ठीक है, अनुसंधान, ठीक है। प्रवाल भी आप पढ़ लोगे, प्रवाल का शोधन किससे होता है, बस ये याद कर लेना, तंडुलो उदक से होता है, मारण इससे होता है। वज्र की बात करें तो व्याघ्री स्वरस, क्वाथ। ठीक है, कपर्दिका, शुक्ति, कांजी। बस यही इसमें याद करना है, इसमें कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। टंकण क्षार देख लेते हैं। बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, ये इसका याद रख लेंगे। सुहागा, सौभाग्य, धातु द्रावक, इम्पोर्टेंट है ये। इसका शोधन कैसे, भर्जन से ही इसका शोधन होता है। टंकण को सीधे कढ़ाई में रखो, उसे आंच दो, गर्म होने पर पूरा 10 अणु क्रिस्टल जो जल है वो हो जाएगा ख़त्म। सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको फिटकरी का बताया था, ऐसे ही टंकण का हो जाता है। हमारे यहाँ पे टंकण का भी हुआ था और फिटकरी का भी एक्सपेरिमेंट किया गया था।
तो ये था आज का हमारा रस द्रव्य। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे और बुक से पढ़ लेंगे। जो भी आपको समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद पर, जो कि आपको हमने दिया है, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।